Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, after a little break, tea break, moving towards a wonderful lecture, I had the pleasure of introducing him earlier, and I must say, I am thrilled to have him back on the stage. We have already had a taste of his lecture on the topic Know Your Department in USM, which was wonderful. But there's so without further delay, please join me in welcoming back to the stage the incredible Dr. Nafis Iqbal sir, Assistant Professor, Department of Manafi al-Azam, GDCH Patna. बहुत बहुत शुक्रिया उमेर अब्दुल्ला और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस स्टेज पे एक बार फिर से मदद करने के लिए। दरअसल मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और वो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि मुझे रात में ये बताया गया कि नहीं मुझे एक लेक्चर है और अपने सिलेबस के बारे में बताना है जो डिपार्टमेंट करने के लिए, तो मैं कहा नहीं मैं इंशाल्लाह आऊंगा। क्योंकि पहले तो आप लोग काफी मुबारकबाद है कि आप लोग पूरे इस ट्रांजिशन करिकुलम को बखूबी आप लोगों को सुना और बहुत कुछ जाना होगा, यकीन सी बात है इस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता चला होगा और पर्टिकुलरली जो फर्स्ट ईयर में आपको अभी पढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी बहुत मालूमात हुई होगी। उसी की एक कड़ी है हमारा जो डिपार्टमेंट है दलित आज़ा, उसमें जो बेसिकली हम लोग पढ़ाते हैं इसलिए फिजियोलॉजी, और अगर उसको और अच्छे वर्ड में कहें तो बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ाई जाती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है जैसा कि नो योर सिलेबस ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि डिपार्टमेंट की बात है और चूंकि ये बता दें खुद सब्जेक्ट भी है और डिपार्टमेंट भी है तो ओवरऑल ये सब कुछ इसी में कवर होता है। तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, इसमें बेसिकली मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है हम लोगों को, आप लोगों को भी शायद हो सकती है। हम उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनसीईआरटी ने जो फिक्स किया है वो यूजी के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे फिक्स किए गए हैं। तो हमारे यहाँ 100 सीट का अभी हम लोग मानते जाना है, अनफॉर्चुनेट है कि आप लोग के बैच को ये मौका नहीं मिला और इसी वजह से ये सीटें कम हो गई है, वो एक अलग इशू है, तो बाद में बात करेंगे। बट हम लोग अपने आप को फिलहाल अपने कॉलेज को 100 सीट यूजी के लिए मानते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से जो एनसीईआरटी में क्राइटेरिया बनाया है कि हर डिपार्टमेंट में यानी टोटल 14 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको एक प्रोफेसर होना चाहिए, एक एसोसिएट प्रोफेसर या लीडर होना चाहिए और एक असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। और अगर किसी डिपार्टमेंट में सपोज कीजिए अगर पीजी रखना है तो वहां पे इनके अलावा 2 पोस्ट और हैं जो एक प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, दोनों में से कोई एक हो और एक लोअर फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी टोटल 5 फैकल्टीज की जरूरत है हायर और लोअर मिला करके। ये उन डिपार्टमेंट के लिए जहाँ पे पीजी चल रहा है, बट फिजियोलॉजी में अभी पीजी नहीं स्टार्ट हुआ है और हम लोग की कोशिश करें कि हर लोग 14 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में पीजी है, तो जाहिर सी बात है उस कॉलेज में मैंने ये रिक्वायरमेंट चाहिए इस टाइप में बेसिकली। तो फिलहाल जो है हम लोग के लिए यूजी है, यानी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो यूजी बेस्ड है, तो हमें क्राइटेरिया हमारे लागू होता है वो है कि एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त हमारे पास जो फैकल्टी स्टेट है हमारे कॉलेज में यानी हमारे डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट में मुनाफे का आधार में फिर वक्त जो है एक प्रोफेसर है डॉक्टर कॉलेज उसके साथ और एक असिस्टेंट प्रोफेसर चुनाई है। और इसमें अनफॉर्चुनेट है कि अभी इसका जो है फिलहाल तो कॉलेज में नहीं है, तो अल्टीमेटली पूरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इस वक्त मेरे ऊपर ही आया है और मैं ही इसकी देखभाल कर रहा हूँ जिस तरह से भी, और इसकी वजह से कुछ कहीं ना कहीं कमी भी हो जाती है, कुछ कोताही हो जा रही है, क्योंकि
बैक वक्त अब जैसे आप लोग को बैच आने के बाद मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में 3 बैच हो जाएंगे, और 3 बैच को बैक वक्त एक टीचर के लिए मेरे ख्याल से मैनेज करना बहुत पॉसिबल सी बात नहीं है। और हालांकि आपका जो 2021 बैच है उसका टाइम पूरा हो चुका है और यूनिवर्सिटी को लेजर भी जा चुका है कि उनका एग्जाम कराया जाए ताकि कम से कम कुछ बर्डन तो कम हो। तो यूनिवर्सिटी ने शो किया है वो जल्दी नोटिफिकेशन आ रही है उनका एग्जाम दीजिए, तो हो सकता है कि उनका जल्दी एग्जाम कर लिया जाए। ठीक है, बहरहाल अब आप लोग हैं और इस वक्त फिजियोलॉजी में मैं एक्चुअली अकेले हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ और टीचर्स या पीजी का हेल्प देता हूँ अपने सब्जेक्ट के लिए, ताकि जो सिलेबस का पार्ट है वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो रोजाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई और 2-3 क्लास लिया जाए, प्रैक्टिकल भी एक इशू है। प्रैक्टिकल में भी जाहिर सी बात है कहीं हालांकि हमारे पास एक है स्टाफ है वो करा देते हैं, और कहीं कहीं जरूरत पड़ती है मैं कराता हूँ। तो खैर फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है जिसका सिलेबस की या जिस सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट का एक कोड है। मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें मैं डिटेल में बताया था कि हर सब्जेक्ट का इस बार एनसीईआरटी ने कोडिंग कर दी है, और ये अच्छी चीज है कि ये जो सिस्टम उन्होंने एनसीईआरटी ने लागू किया है ये पूरे इंडिया में यूनिवर्सल है, ये अच्छी चीज है। वरना इससे पहले क्या होता था कि वन वाले जीटीसीएच वाले कुछ अलग नाम लिख रहे हैं, एकेटीसी वाले कुछ अलग नाम लिख रहे हैं, हमदर्द वाले कुछ अलग नाम दे रहे हैं या कोडिंग अलग कर दे रहे हैं, तो इससे सिमिलरिटी नहीं आती थी। और क्या होता था कि खासतौर से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया या मान लीजिए कि सपोज आप लोग बीसी करके पीजी में एडमिशन लेने जाएंगे, तो उस वक्त क्या लगता था कि हर एक का अलग फॉर्मेट होता था। अब मान लो कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो अलीगढ़ के बाद फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है और हमदर्द उसको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है, तो ये सब कुछ इरेगुलरिटीज थी जिसको ने बहुत अच्छे से महसूस किया और उन्होंने कहा कि नहीं हम जो भी करिकुलम लागू करेंगे वो पैन इंडिया जो है एक साथ आएगा, और उसी की वजह से उन्होंने ये कोडिंग करी है। और मोरापुर आधा का जो कोडिंग है इस कोडिंग बहुत इजी है, हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि यूनानी सिस्टम से है यूनी है और छोटा यूजी कोर्स है यूजी है, ये तो कॉमन है सब में। उसके बाद जो बेसिकली जिस सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट से ही कोई टर्म उठाया गया है। अगर आप देखेंगे बाकी सब्जेक्ट के ऊपर जो कोडिंग है तो अल्फा आपको यही पैटर्न नजर आएगा। मुनाफा आपको जो बेसिकली इसमें जो वर्ड लिए हैं वो एग्जर दिए गए हैं। ठीक है, अब इस जो एनसीईआरटी ने जो सिलेबस डिजाइन किया है हो सकता है कि आप लोगों के पास सिलेबस पहुंचा कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं पहुंचा है तो मैं सारे जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं सारे एक बार शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने इस जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन किया है एनसीईआरटी में हर चीज को डिफाइन किया है, मतलब इससे पहले ये चीजें डिफाइन नहीं थी, मतलब किसको किस तरह से पढ़ना है ना स्टूडेंट समझ पाता था ना टीचर समझ पाते थे। पर एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस लागू किया है उसमें स्टूडेंट की भी चीजें हैं और टीचर की भी चीजें हैं, सारी चीजों को उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर दिया है। और उन्होंने ये बता दिया है कि स्टूडेंट को किस मतलब जो टॉपिक को किस तरह से देना है और टीचर को किस तरह से करना है, उनके गाइडलाइन कहीं पे उन्होंने फाइंड की है, और ये बहुत अच्छी कोशिश रही है। हालांकि इसका कितना अमल कर पाते हैं हम लोग मूवी हमें नहीं पता, मतलब फीडबैक आपको दीजिएगा कि हम लोग पढ़ा के निकलेंगे, लेकिन बारह एक कोशिश तो उनकी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर जोर है नहीं। इसमें जब आप देखेंगे तो उसमें एक आएगा कि समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट का वर्ड यूज किया गया है, तो उसका मतलब क्या है इसको यहाँ पे मैंने स्लाइड में डिफाइन करने की कोशिश की है कि समेटिव असेसमेंट आर क्विज़ेस एंड टेस्ट दैट इवैल्यूएट हाउ मच समवन हैज लर्नड फ्रॉम आवर कोर्स। मतलब ये हुआ कि अगर आपको सपोज कीजिए कि कोई एक चैप्टर पढ़ाया गया है तो उस चैप्टर को आपको क्या करना है इवैल्यूएट करना है थ्रू क्विज एंड टेस्ट के जरिए कि आपने उसको कितना समझा है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अगर उसके छोटे छोटे पॉइंट अगर नहीं समझेंगे या उस टॉपिक के आपके जो मेन जो कॉन्सेप्ट है अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वो चैप्टर पढ़ने का जो असल मकसद है वो नहीं हासिल होगा। तो इन्होंने इस चीज को डिफाइन किया है कि आगे मैं बताएंगे कि उन्होंने उसका क्या मतलब दिया है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट रेफर्स टू टूल्स एंड आइडेंटिफाइंग मिसकंसेप्शन स्ट्रगल एंड लर्निंग गैप्स अलोंग द वे एंड assess how to close those gaps। यानी सपोज कीजिए कि आपका भी कॉन्सेप्ट है मान लीजिए सपोज कीजिए और एक मतलब आपने उसको जो चीज समझ रखा है लेकिन हकीकत दूसरी चीज है, इस कंसेप्शन को दूर करना है। ठीक है, तो इसीलिए जो उन्होंने आगे में जो चीजें टॉपिक वाइज डिफाइन किया है हर टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है,
यानी कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने इस चीज को भी मेंशन कर दिया है अपने सिलेबस में। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि आपके लिए ये जानना जरूरी है या नहीं है, आप इसको सुनने अगर वेरी नाइस इसको जानने की जरूरत है, मस्ट नो, यानी उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि ये आपको जानना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं जान रहे इसका मतलब है कि आप नहीं समझ पा रहे या आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आएगी। तो उन्होंने एक एक टॉपिक के अंदर इन चीजों को डिफाइन किया है, इसलिए मैं ये दो पॉइंट को बेसिकली डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखिए इसको, जैसे मैंने एक मतलब है पूरे सिलेबस का जाहिर सी बात है, वो तो बहुत मेरे ख्याल से मोर देन 80 पेजेस का है, तो हमने उसमें से एक कैटेगरी लिया है, जैसे एक पेज का जो सिलेबस है उसी में। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक देख रहे हो ऊपर में आपको हेडिंग दिख रहा होगा, और राइटिंग में उन्होंने अलग अलग जगह पे क्या कर रखा है, लिख रखा है कि इसका क्या क्या करना है या क्या चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है कि ए है, जैसे उन्होंने ए है, बी है, सी है, डी है, ए है ना, उसके नंबर दी है। चूंकि जाहिर सी बात है ये अलग अलग, जैसे यहाँ पे ए से स्टार्ट किया गया है वन पेपर से, ठीक है, तो कई ए वन दिया, हम अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, बट जो बुलेट पॉइंट है वो ये है, जैसे आपका कोर्स आउटकम का एक कोडिंग दिया गया है ना, कि ये कोर्स आउटकम का कोर्स आउटकम 1 2 3 इस तरह से। उसी तरह जैसे इसमें दिया है इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब उनको टॉपिक दिया है कि भाई हम कौन चीज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएगा टीचर, क्या पढ़ाएगा स्टूडेंट, आप किताब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज को डिफाइन किया। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल जो है डिफाइन मुनाफिक आमा। अब इसको क्या करना है, ये है कॉग्निटिव या इको, यानी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके जहन में होना चाहिए, ये आपके रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज मुनाफिक आमा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप इसको जो टीचर पढ़ाएगा वो किस टोन पे पढ़ाएगा, तो दिया है उसको लेक्चर के अंदाज में उसको पढ़ाएगा, ठीक है। उसके आगे में लिखा है कि इसका असेसमेंट कैसे कर सकते हैं आप, तो इसमें लिखा है कि आप उसका असेसमेंट आइदर रिटन टेस्ट पे कर सकते हैं या फिर वाइवा लेकर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने क्या किया है कि आगे में लिखा है कि फॉर्मेटिव या समेटिव, इस टॉपिक को हमें किस अंदाज में लेना है, फॉर्मेटिव के अंदाज में लेना है या समेटिव, जो मैंने पिछले क्लास में अभी स्लाइड में दिखाया वो किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब इसमें ध्यान दिया फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। जैसे हमारी ये बात है तो व्हाट इज दैट, तो एक बच्चा खड़े होकर कह देता है कि सर कैन यू नथिंग बट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो बुकिश डेफिनेशन हुआ कि भाई सेल का मतलब तो ये है। आप किसी को भी बोलेंगे ये ठीक है, पर इसका मतलब क्या है, अगर आपको मतलब समझाना तो कैसे समझाएंगे। एक आम आदमी जिसको नहीं पता है कि सेल क्या है, वो नहीं जानता कि गाँव का आदमी है उसको नहीं पता। अब आपको अगर समझाना है तो सेल एक ऐसी चीज होती है, उसको आप इस तरह समझिए, कैसे समझाइएगा। मैं थोड़ा लेक्चर लेने के जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो आप उसको कैसे समझा सकते हैं कि आप जो हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज जिसमें लाइफ है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी उस सेल के अंदर होगी। मीनिंग दिया रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम अपने पूरे जैसे आप लिविंग थिंग, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी हमारे अंदर होगी वो प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, सेल के अंदर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हम खाते हैं इसका मतलब सेल भी खाता है। इसका मतलब जिस तरह हम सांस लेते हैं इसका मतलब क्या करता है, सेल भी सांस लेता है। जिस तरह हम वर्क करते हैं इसका मतलब सेल भी वर्क कर रहा है। जिस तरह से हम बॉडी में अगर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब सेल के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एक्चुअली मीनिंग हुआ। अगर ये चीज आपको समझ में आएगा तो अब आप समझ जाएंगे कि भाई सेल एक्चुअली ये है। अब अगर सिर्फ ये होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये आप किसी भी डेमो को समझेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा कि क्या करता है। लेकिन आप ये बता देंगे कि देखिए ये ऐसी चीज जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है उसको हम सेल कहेंगे, तो आपने समझ जाएगा कि इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बेसिक चीज या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। तो इन्होंने ऐसे ऐसे में इसी चीज को बेसिकली इन्होंने क्या किया कि सारे टॉपिक्स को डिफाइन किया है कि किसको किस तरीके से लेना है। जैसे उसमें दिया है आप इसको देखेंगे जैसे कि बहुत सारा क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आउटकम में है डिस्क्राइब
मसल फिजियोलॉजी। अगर आप उसको देखें तो क्या लिखा है कि उसको टीचर कैसे पढ़ा सकता है, आइडल लेक्चर लेकर से पढ़ा सकता है, सिंपोजियम के फॉर्मेट में पढ़ा सकता है। सिंपोजियम में क्या होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि सिंपोजियम में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने पढ़ा है या मैंने कह दिया कि भाई आप सब लोग पढ़ के आइए, ठीक है। अब सब लोग पढ़ के आए, उसके बाद उसमें डिस्कशन करते हैं। बेसिकली सिंपोजियम में वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पहले से जान लेते हैं और उसके बारे में डिस्कस करके समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज है, ठीक है। तो इसको सिंपोजियम बेसिकली बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बहुत सारे लोग हैं, उसमें मतलब एक लिमिटेड लोग होंगे, उस पर डिस्कशन करके कर सकते हैं। ये जैसे अभी का मतलब ये है कि आप देखो प्रैक्टिकल में भी समझा सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल के क्लास में आप उसको समझा सकते हैं कि भाई या कुछ इस तरह एनिमेशन को दिखा सकते हैं। उसी तरह या आगे लोग ट्यूटोरियल में इसको समझा सकते हैं, लेक्चर के फॉर्म में पढ़ा सकते हैं, ट्यूटोरियल के फॉर्म में पढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने सारे नोट इन्होंने बता दिए हैं कि किस तरीके से टीचर को पढ़ना है। और ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, बल्कि आप जो पढ़ रहे हैं तो आपके को भी ये ध्यान रखना है कि हमें इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि ये स्लाइड आगे का अगर ध्यान देखेंगे तो उन्होंने क्या कर रखा है, हर टॉपिक के एगेंस्ट में ये भी लिख रखा है कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ये डिफाइन कर दिया। मतलब ये हुआ कि अगर आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, तो ठीक है, आपको उसको अभी इंपॉर्टेंस नहीं देना है अगर आप एग्जाम के पर्पस से पढ़ रहे हैं। मतलब तो उन्होंने उन चीजों में तो अलग से लाएंगे ना, मेरे ख्याल से पता नहीं उससे सलाह मिली या नहीं, बट आगे में लिखा है वन। उस वन का क्या मतलब है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि पूरे कोर्स को, जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, यानी बेसिकली आपका जो करिकुलम है वो ये 3 प्रोग्राम होगा और हर प्रोग्राम जो होगा बेसिकली 1.5 साल का होगा, है ना। उन्होंने तीनों मतलब ये 1.5 साल का कोर्स को 6 मंथ में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ को उन्होंने फर्स्ट टर्म कहा, वन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो टॉपिक है आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि इसके बाद उन्होंने हर चीज डिफाइन किया कि आपको एक टर्म में यानी फर्स्ट 6 मंथ में आपको 3 असेसमेंट आपका लिया जाएगा और एक टर्म टेस्ट होगा। ये भी डिफाइन किया हुआ है कि आपको 6 मंथ के अंदर आपको 3 असेसमेंट लेना है और एक टर्म एग्जाम लेना है। तो उन्होंने ये कर दिया कि ये फर्स्ट टर्म में आपका ये सिलेबस है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये भी पैरामीटर तकरीबन सारे सब्जेक्ट को यूज है, जो ये मैं बता रहा हूँ, यही पैटर्न है, ठीक है। अब ये तो मालूम है कि मैंने एक टॉपिक लिया है जिस पर निजाम इखराज, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने इस तरह से दिखा रखा है, वही चीज होगा, वही आपका जो हेडिंग है कि क्या करना है, इस टॉपिक को किस तरह से लेना है, इसको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। एक अलग जो अलग उसमें क्या बोलते हैं आपका सिलेबस है, उसमें अलग से दे रखा है, इसमें क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ये भी बता रखा है कि इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, इससे लॉन्ग क्वेश्चन यानी कहने मतलब ये होगा कि सपोज कीजिए आपका टॉपिक क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कुल्लिया यानी किडनी के वाले लोग, ठीक है। तो इसके बाद में आगे में लिखा रखा है दूसरे सिलेबस में रखा है कि इस टॉपिक से आपसे क्या पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, उसमें लिखा जाएगा या इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या नहीं, या इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यानी टॉपिक के बारे में ये क्लियर कर दिया कि आपको इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरह से पढ़ना है। जैसे कि उसमें दे रखा है कि भाई ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब है कि आपको 10 नंबर के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो सब दे रहा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात आपको फुल तैयारी करना है। बट अगर किसी में डिफाइन कर दिया कि इसमें शॉर्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप पहले से क्लियर हो गए कि मैं हमें 10 नंबर को नहीं पूछा जाएगा, तो आप एक अपना पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं कि हमें इसका आंसर कैसे करना है या क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने डिफाइन कर रखी है वन बाय वन, ठीक है। अब उन्होंने जैसे पूरे जो है क्या नाम में ये किया है कि ज्यादातर जो इनका फोकस है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल बेस समझाया जाए या प्रैक्टिकल बेस चीजें बताई जाए। वजह ये कि सपोज कीजिए कि हम अगर एक्सपीरियंस सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमको उसका एप्लीकेशन मालूम नहीं हो कि हम अप्लाई क्या कर रहे हैं तो फायदा क्या है। तो एनसीईआरटी का मतलब मेन जो फोकस है कि वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल हैंड बनाना चाहते हैं। वजह
क्योंकि आपको अल्टीमेटली ह्यूमन का ट्रीटमेंट करना है, ह्यूमन को समझना है। आपने पढ़ लिया कि फंक्शन ऑफ किडनी, बट फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ के आप अगर उसका अप्लाई नहीं कर पाए तो आप उसको कैसे मतलब मरीज को ठीक करेंगे? तो उनका ये है कि आप उसका अप्लाई फिजियोलॉजी बताना है। इसीलिए पहले क्या होता था कि इन्होंने जो है जैसे जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में क्या रखा है, बेसिक चीजें रखी है। सेकंड में आपको जो है बेसिकली कुछ एडवांस हेल्थ पैथोलॉजी बताई जाती है या उससे रिलेटेड चीजें, प्रिवेंशन कैसे करना है वो चीज, और फाइनली हेल्थ बेसिकली आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है। बट ये तो उन्होंने मॉड्यूल तैयार किया, लेकिन एमसीआईएसएम का जो मेन टारगेट है वो टारगेट क्या है कि आप फर्स्ट ईयर से बच्चों को क्लिनिकल माइंड बनाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही चीज ऑब्जर्व किया कि जो आयुष के बच्चे होते हैं वो अल्टीमेटली जब डिग्री लेके जाते हैं वो प्रैक्टिकली फील्ड में बैठ पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली मतलब जो है उसको अमली जामा बनाते हैं, है ना? तो एमसीआईएसएम का मेन टारगेट है कि नहीं, उसको फर्स्ट ईयर में ही आप उसको ऐसा ट्रेन कीजिए कि उसको इंटरेस्ट हो और वो समझे कि हम इस जो चीज पढ़ रहे हैं हम इसका अप्लाई कैसे करना है। इसीलिए उन्होंने मेन फोकस इसी पे किया कि प्रैक्टिकल। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जितनी भी क्लासेस रखे हैं उसका दुगना प्रैक्टिकल में टाइम दिया है। यानी उनका जो सिलेबस का जो टाइम का जो डिवीजन किया है उस डिवीजन को उन्होंने प्रैक्टिकल मोड में ज्यादा रखा है। इसमें आपको लेक्चर में बहुत सारे लेक्चर लिखे हैं कि नॉन लेक्चर आवर, उसमें क्योंकि ये स्लाइड में नहीं दिखाया है, जो सिलेबस है उसमें देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है नॉन लेक्चर आवर। तो नॉन लेक्चर आवर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको डिस्कशन करना है। आज जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई आप ये पढ़ के आइए, या मान लीजिए कि हमने पढ़ा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे उससे एक आपको ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जिसको हमको वो टेस्ट करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि भाई फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो हमने पहले तो हमारा काम है पहले हम कॉन्सेप्ट बताएं कि क्या क्या हो सकता है, फिर हम एक क्वेश्चन दें उससे कि भाई फादर का ब्लड ग्रुप जो है ये है और मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर ये है तो सही है या नहीं है, पहले ये चेक करना कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। या मान लो कि बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है या नहीं हो सकता है, अच्छा ये इसको दे सकता है या नहीं दे सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये नॉन लेक्चर और बेसिकली जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया उस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, उसको प्रैक्टिकली करना है। तब ना वही कर पाएगा कि भाई हमने आज जो हमने समझाया वो बच्चा समझ पाया या नहीं पाया, और समझा तो उसका दिमाग में क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन तो नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए उन्होंने जो फॉर्मेटिव और जो हम अभी कर रहे थे समझने, उसके बारे में यही चीज बताएंगे कि आपको जो टॉपिक है उसको इसी तरह से समझना है। बात समझ रहे? उसी तरह जैसे उन्होंने कहा कि जैसे नॉन लेक्चर आवर में तो वो चीज है जैसे प्रैक्टिकल में, जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल में अब इसमें अलग अलग चीजें एक्टिविटीज करनी है। हालांकि ये अभी बहुत हद तक हम लोग नहीं कर पाए, मतलब ये कि हम मैंने जैसा बताया कि फैकल्टी अकेले को और जाहिर सी बात है क्लास में लेनी है, प्रैक्टिकल भी लेना है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है जो इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी बातें बहुत चीजें नहीं हो पाती है। तो खैर, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें हैं जो कराने की हैं, बट इसमें से बहुत कम चीजें मैं करवा पा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत है। उम्मीद करते हैं कि शायद फैकल्टी मिल जाए और सब वापस आ जाए तो कुछ बढ़ना महंगा होगा तो उम्मीद है बाकी चीजें भी करेंगे। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ चीजों को जो है बाहर कहीं ना कहीं उसको हमारे जमा कहना नहीं। तो कुछ आपको भी देते हैं जैसे सेमिनार का कॉन्सेप्ट, ये सेमिनार का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग के वक्त में पीजी में यूजी में नहीं जाते थे, बस ऐसे जाते थे कि कॉलेज लेवल में सेमिनार होता। बट उन्होंने ऐसे में इसको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया कि बच्चों को आप तैयार करें। अब सेमिनार में क्या करना है, ये भी एक सेमिनार है, मैं अभी आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी एक सेमिनार है। तो इसमें क्या करना है, कंपनी मैंने कह दिया कि भाई आप एक टॉपिक ले दिया, 5 लोगों को बोल दिया कि भाई आपको इसको बताना है, तो इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि जो चीज आपने समझा पहले हम जो चीज बोल रहा हूँ, दूसरा बंदा आएगा दूसरे तरीके से बोलेगा, तीसरा बंदा आएगा तीसरे तरीके से बोलेगा। तो अगर 5 लोग 5 तरीके से बोलेगा, एक बंदा सुन रहा होगा 5 का, फिर वो एक विजुअल बनाएगा अपना और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा। बस समझ गए? तो बेसिकली ये चीजें इसलिए ये डेवलप करके जाहिर सी बात है आप दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है हमको भी उसी के पैरेलल में चलना है, तो हम बहुत पीछे रह रहे हैं। तो बार फिजियोलॉजी में आपको मैं बताऊं कि आपको अल्टीमेटली पढ़ना क्या होता है। फिजियोलॉजी में आपको सिर्फ एक चीज पढ़ना होता है और वही पढ़ना है थ्रू आउट द सेम, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना।
आप कहेंगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि सेल को ही समझना असल फिजियोलॉजी है। हम लोग सेल के अंदर की बात तो नहीं कर रहे, हम लोग बाहर बात सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं। सेल के अंदर की बात तो मेडिकल कॉलेज वाले करते हैं। जो बात करते हैं कहाँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस की, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं कहाँ, न्यूक्लियस की, फिर वो उसके अंदर की बात करते हैं कहाँ, क्रोमोसोम्स की, फिर वो उसके अंदर की बात करते हैं कहाँ, डीएनए की, वो उसके अंदर की बात करते हैं कहाँ, न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे। तो हम उतना तो नहीं जाते, बट हम सेल तक जाते हैं। अब कहेंगे कि सेल क्यों पढ़ना है, सेल ही क्यों पढ़ना है? तो अल्टीमेटली आपको सेल इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो भी सिस्टम पढ़ेंगे अल्टीमेटली उस सिस्टम, कोई भी सिस्टम कैसे बनता है। सेल क्या है, हमने कहा स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। तो इसका मतलब कि बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बना रहा है। तो जब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना रहा है, इसका मतलब कि बहुत सारे सेल है वहां पे। फिर ये बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गन बना रहा है। इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव और बहुत सारा ऑर्गन मुझे क्या बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं तो अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। अल्टीमेटली हमको ये देखना पड़ेगा कि जो क्यों ये सिस्टम क्यों हुआ। अब क्योंकि ये सिस्टम इसलिए हुआ क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑर्गन मिले हमें। वजन माउथ मिला हुआ है, इसोफेगस मिला हुआ है, स्टमक मिला हुआ है, इंटेस्टाइन मिला हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन मिला हुआ है। सब जाहिर सी बात है सबका एक तरह का सेल नहीं है। अगर सब एक तरह का सेल होता तो फिर हम उसको नहीं कर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जाहिर सी बात है जैसे हमारा ये पाम है, ये कुछ अलग दिख रही है, हमारा लीवर है कुछ अलग तरह का दिखता है, हमारा लंग्स है कुछ अलग तरह का दिखता है, हमारी आंखें कुछ अलग तरह की दिखती है। इसका मतलब ये है कि ये जो है टीचर सेल से तो बने हैं बट सब एक तरह के सेल से नहीं बने। हर जगह के सेल अलग अलग बने, इसीलिए उसका अलग अलग फंक्शन है। इंटेस्टाइन के सेल का फंक्शन करना है, और डाइजेशन प्रोग्राम होता है मान लीजिए, है ना। तो इसका मतलब है कि उसका मेन काम डाइजेशन, उसका फंक्शन का नेचर अलग होगा। डाइजेशन स्टमक में बेसिकली डाइजेशन होना है ना। पेटेरिक जूस का मेनली इंटेस्टाइन में काम है कि वो उसको डाइजेस्ट कराता है ना। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंट चीज है, अल्टीमेटली हम एक बात कह रहे हैं कि हमें सेल नहीं पढ़ना, हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मसल तीन तरह की होती है ना, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। तो जाहिर सी बात है जो भी स्केलेटल अगर मान लीजिए स्केलेटल मसल पढ़ेंगे तो उसमें हमारा फेट पढ़ना ही पढ़ना है। हम उसमें एक्टिव और माइनस पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली हमें सेल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। बट हम नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे की चीजें समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। बट अल्टीमेटली जो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको तो हमको समझ नहीं समझना है। फिजियोलॉजी में बेसिकली आपको यही चीजें बताई जाती है, सेल के बारे में यही बताया कि कहा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली कोई कौन से तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी फिजियोलॉजी में। ठीक है, और यही सिलेबस है, पूरे सिलेबस जो है पूरे ये जो है पूरी एक्टिविटीज दे रखी है, पूरा डिफाइन कर रखा है कि कितना घंटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। इसी तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि पूरे जो आपको कॉलेज का फिजियोलॉजी में जो मार्क्स है वो टोटल कितने मार्क्स है। बेसिकली इसमें दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। दो पेपर आपका थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल एक होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है हम इन्होंने डिफाइन कर रखा है। जैसे पहले पेपर आया था कि पहले जो है प्रैक्टिकल कम मार्क्स के होते थे और वाइवा वगैरह ज्यादा काम था, बट अभी ऐसे प्रैक्टिकल में तो नया सिलेबस डिजाइन हो रहा है। तो आपको जो है मैंने कहा कि जैसे जब हमारे मौसम आता है इसलिए दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें थ्योरी मार्क्स जो है वो 200 के हैं, यानी हर पेपर 100 नंबर का होगा और दोनों पेपर मिलाकर के आपको बेसिकली पास करना होता है थ्योरी में, यानी दोनों पेपर मिलाकर के आपको 100 नंबर ऑब्टेन करना है। ठीक है, उसमें जो है प्रैक्टिकल जो है वो 100 नंबर का है, वाइवा जो है आपका होगा 20 नंबर का, इलेक्टिव आपका अलग चीज है जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम शायद थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इलेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि आईसीआईसीआई आपको एक लॉगिन आईडी देगी, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो आपको मतलब 5 महीने के बाद आता है और नोटिफिकेशन आता है कि साइट पर रजिस्टर होना है और वो आपको कुछ जो है ऑनलाइन जो है बोर्ड में आपको वीडियो लेक्चर वगैरह देंगे या कुछ असाइनमेंट देंगे जिसको आपको अगर वीडियो देख करके या जो आपको लिटरेचर प्रोवाइड किया गया उसको पढ़ करके उसको कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं,
उसको आपको सबमिट करना होगा और वो फिर आपको एक नंबर अवार्ड करती है, ठीक है। वो नंबर 10 नंबर का होता है और इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का है, जिसमें बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल प्रोफाइल वगैरह है और जो बेसिकली हम लोग टेस्ट वगैरह देंगे, ये सारी चीजें इसमें इसकी कहना है, ठीक है। नहीं, फाइल सॉरी, जो प्रैक्टिकल फाइल की बात है वो बेसिकली जो 100 नंबर प्रैक्टिकल है उसमें से शेड्यूल है कि 10 नंबर या 15 नंबर का है फाइल में, और बाकी जो है इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का जो हम लोग जो असेसमेंट लेंगे और पैरल टेस्ट लेंगे। तो टोटल आपका जो असेसमेंट है, टोटल 9 असेसमेंट है थ्रू आउट कोर्स, और 2 टर्म एग्जाम, टोटल 11 है, ठीक है। क्या करना है? और इस तरह से टोटल आपको यानी प्रैक्टिकल में या क्लिनिकल असेसमेंट में लगभग 160 होते हैं और टोटल मार्क्स 360 का होगा, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी में एक डिवीजन है और कम्युनिटी स्टेट डिवीजन में हम से एनाटॉमी के लिए अभी उन्होंने कहा था कि जो इसकी में असेसमेंट का, ठीक है, उसको कैसे करेंगे। तो जैसे फॉर्मेट में समझने की बात कर रहे थे कि हम स्टूडेंट को चेक करेंगे, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। जैसे हम असेसमेंट लेंगे, असेसमेंट कैसे लेंगे, हम वाइवा के थ्रू ले सकते हैं, हम कुछ एक्टिविटीज करा के ले सकते हैं, हम असाइनमेंट जमा करा सकते हैं, हम कुछ मॉडल तैयार करवा सकते हैं, हम डिबेट करा के ले सकते हैं, या अलग अलग नोट दे रखे हैं उन्होंने कि आप इस मोड में ले सकते हैं। इसके अलावा भी हम चाहे अगर इस तरह से कर सकते हैं तो हम ले सकते हैं, हम चार्ट बनवा सकते हैं, तो कुछ भी करके क्लियर किया जा सकता है। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि ये पूरे जो टर्म को 3 टर्म में डिवाइड किया गया है, इसमें 3 टर्म में बेसिकली जो फर्स्ट टर्म जो है उसमें 3 जो है पीरियोडिक असेसमेंट होगा और एक टर्म टेस्ट होगा, फिर सेकंड टर्म में जो है 3 पीरियोडिक असेसमेंट होगा और सेकंड टर्म में होगा, और थर्ड टर्म जो है बेसिकली उसमें क्या है कि थर्ड टर्म में बेसिकली आपको 3 असेसमेंट होगा, उसका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यानी उसमें टर्म टेस्ट नहीं होगा, थर्ड डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जैसे ये दिया है कि आप जो 20 मार्क्स इंटरनल दिए हैं इंटरनल असेसमेंट के, तो वो कैसे असेसमेंट करेंगे, ये बेसिकली हम लोग के लिए है, तो स्टूडेंट को भी ये पता होना चाहिए कि कैसे होगा। अब ये दिया है जैसे पीरियोडिक असेसमेंट हमने लिया, जैसे फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट लिया हमने 20 नंबर का, ठीक है। सेकंड लिया 20 नंबर का, थर्ड लिया 20 नंबर का, एबीसी कर लिया, और फिर क्या करेंगे, इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो टर्म टेस्ट होगा उसका पूरे को 20 नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सबका मिला करके अल्टीमेटली पूरे को, यानी जितना टर्म टेस्ट ले रहे हैं और असेसमेंट ले रहे हैं पूरे को मिला करके अल्टीमेटली 20 नंबर में कन्वर्ट करना। ये टीचरों के लिए थोड़ा सा टफ वर्क हो गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो टीचरों को पढ़ा दिया गया है एनसीईआरटी में, तो पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन अभी जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि हर टर्म में आपको 20 नंबर में लेना है एग्जाम असेसमेंट, और टर्म 100 में लेना है, 100 मार्क्स को फिर 20 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, फिर जो आपने असेसमेंट लिए हैं वो 20 मार्क्स, फिर इन सबको मिलाकर के 20 मार्क्स करना है। यानी हर टर्म का आप अगर देखेंगे तो टोटल 11 एग्जाम, अगर वन एवरेज देखें तो टोटल 11 एग्जाम आप दे रहे हैं, और 11 में अगर आप मान लीजिए कि उसको 20 में कन्वर्ट करना है, एक एग्जाम पर कितने नंबर वाला मिलेंगे, 1 पॉइंट समथिंग, है ना। यानी एक टर्म का कितना हो गया, या एक असेसमेंट का, सबको अल्टीमेट 100 नंबर भी करना है तो उसको 20 में कन्वर्ट करना है, फिर जितने जी है सारे को मिला करके फिर 20 में करना है। तो ये एक ऐसा टास्क कर दिया है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली संभव नहीं लगता है। वजह ये है कि जाहिर सी बात है ये उस वहां प्रैक्टिकली पॉसिबल है जहां पे फैकल्टी पूरी हो। अब मेरे लिए हम इशू ये हो जाता है कि जाहिर सी बात है मैं अकेला हूँ, और मैं अगर इतना सारा नहीं कर पाता हूँ, वजह ये है कि जाहिर सी बात है मैं उसकी कॉपी वाले 100+ स्टूडेंट हैं, पहले अगर जब मैं टर्म टेस्ट दे रहा हूँ या सेशनल दे रहा हूँ तो उसकी कॉपी तो जांच करनी है, कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है कि जब नंबर ऑफ टीचर्स अगर रहते हैं तो राइट बात तो बड़े कम हो जाती है, जैसे 3 टीचर है कोई इशू नहीं है, एक टीचर अपना एक असेसमेंट लेना है 6 महीने में, कोई इशू नहीं, पर एक ही टीचर को 3 असेसमेंट लेना है तो बहुत बड़ा इशू होता है। तो वही वजह है, हालांकि कोशिश किया हूँ अभी तक पूरा करने की, तीनों असेसमेंट लिया है, टर्म टेस्ट भी लिया है, लेकिन कहीं कहीं ये कॉपी चेक करने में जब होता है बहुत ज्यादा है। जैसे अभी एक टर्म का ले रखा हूँ, कभी तक कॉपी नहीं चेक कर पाया, ठीक है, हमें कुछ करना है, मेरी ड्यूटी है तो करना ही है।
तो वह ये सारी चीजें हैं। और अल्टीमेटली किसी ने ये इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें हर असेसमेंट का नंबर अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक असेसमेंट छोड़ दे रहे हैं या टर्म छोड़ दे रहे हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप अगर एफआईआर में होने सामने दें हमारा कुछ भी नहीं आपने दिया है तो आप कैसे नंबर देगा। और उसमें भी आपको बता दें कि ये जो 20 मार्क्स है इसमें 10 मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर 9 मार्क्स आपको अवॉइड कर देंगे तो आपसे हर स्टेप पे 50% पासिंग मार्क्स है। क्लियर? जैसे आपका प्रैक्टिकल में 100 नंबर है तो उसमें अगर 100 मार्क्स है 100 में आपको 50 ऑप्टेन करना है, अगर आप 49 कर रहे हैं तो इसका मतलब आप दें। ये सारे मेथड्स हैं जो इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किस किस तरीके से आप असेसमेंट ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल करा के हम दे सकते हैं, क्लिनिकल परफॉर्मेंस की बेसिस पे ले सकते हैं, वाइवा के साथ ले सकते हैं, एमसीक्यू कोर्स के ले सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना के दे दिए। ठीक है, तो उस तरह से मतलब जो हम असेसमेंट ले सकते हैं। ओपन बुक टेस्ट भी होता है, जिससे वाले कि आपने एक क्वेश्चन दे दिया आपको अलाउ कर देंगे हाँ ठीक है आप उसे देख के लिख सकते हैं, बट कौन लिखेगा? जो उसने पढ़ा वो ही लिख सकता है, जिसे बुक खोला ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से पूछा गया। ये सारे नोट्स हैं जिससे हम मदद कर सकते हैं। समरी राइटिंग, ये सारे नोट्स हैं जो बेसिकली इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे ये है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह से आएगा ये आपको बता दिया गया, आपको जो पढ़ना है उसी अंदाज में पढ़ना है। तो जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे मैंने कहा कि 2 पेपर है और हर पेपर 100 नंबर का है, तो वो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि आपको 20 नंबर एमसीक्यू पूछा जाएगा उसमें, और 5 क्वेश्चन जो है आपको 8 क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो 4 क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और तो ये इस तरीके से पूरे 100 का डिवीजन है, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यही डिवीजन है, पहले डिवीजन नहीं है, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये जो मैं आपको कह रहा था कि जैसे टॉपिक हर टॉपिक के अगेंस्ट में लिखा हुआ है ना, कि आप इसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ये सब के अगेंस्ट में ये चीजें दी गई है, पता है ना। तो ये हर टॉपिक के अगेंस्ट में ये चीजें बता दें। जैसे देखिए लास्ट वाला जो अगर देखें लास्ट और वो उसमें देखिए कि उसमें ऑब्जेक्टिव का क्षण रेखा खड़े दिया है ऊपर में, देखिए क्या है एमसीक्यू, यानी इस टॉपिक से आपको एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, पता है नहीं। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें बहुत आपको किया जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, यही चीजें जो मैंने बताई हूँ इसी के बारे में है। क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट ये दिखा दिया है, मैंने कहा कि क्वेश्चन जो आपका सिलेबस दिया गया उसमें ए टू जेड चीजें डिफाइन कर दी है, मतलब कोई पहलू नहीं छोड़ा है जहाँ पे आप क्वेश्चन करें, और अगर है तो कोई बात नहीं, आप जो भी दे सकते हैं अपना फीडबैक दे सकते हैं, ये चीज अब होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर ये किया है तो उसको अगर अच्छी पोजीशन लगी तो वो तुरंत एडॉप्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी उसको देखिए, अगर आप लोग लगता है चीज और ऐड होनी चाहिए, ठीक है हम लोग उसको तो वही चीजों को ये बताया जैसे एमसीक्यूज आपका इस तरह से 20 एमसीक्यूज रहेगा, आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन रहेगा और 4 क्या रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल का ये बेसिकली हमारे लिए एग्जामिनर के लिए या डिपार्टमेंट के लिए कि आप कैसे कैसे फिजियोलॉजी में आप करा सकते हैं। तो ये मोड किया रखा है कि जैसे आपको 100 नंबर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड के बारे में मैं बोल रहा था कि 10 नंबर उन्होंने दे रखा है, 10 नंबर आपको रिकॉर्ड को दे रहा है, उसी तरह बाकी चीजों का किया गया है कि ये चीजें आप करा के जैसे आप नंबर उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड तो पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है आप पूछिए। दोनों मिला के 50 मतलब 100 मार्क्स नहीं, थ्योरी का अलग पास करना है, प्रैक्टिकल का अलग पास करना है नहीं,
मैं वही कह रहा हूँ, बट थ्योरी में, जैसे थ्योरी में जो आप दे रहे हैं उसमें अलग पास करना है, जैसे वो 200 नंबर का आता है, 100 में 200 का है, तो दोनों मिला के आपको 100 नंबर लाने हैं। उसी तरह प्रैक्टिकल का जो सेक्शन है, जैसे प्रैक्टिकल का जैसे मान लीजिए वाइवा है, वाइवा का अलग सेक्शन है, उसमें अलग पास करना है, बट जो 100% का 100 नंबर का प्रैक्टिकल है वो अलग सेक्शन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैं, थैंक यू।